हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास एकदम पढ़ाई में अपनी लगे होंगे। तो चलिए आज हम टाइम को ना वेस्ट करते हुए मैं आपका सुमित सर आपको लेके चल रहा हूँ। एक कक्षा 10 की एक क्लास है, रासायनिक समीकरण नाम से एक चैप्टर आता है। उसमें जो है कुछ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, रासायनिक समीकरणों को सॉल्व करने की समस्याएं आती है बच्चों को। ठीक, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझेंगे कि रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है, कैसे क्या होती है रासायनिक समीकरण, इस बारे में चलिए आज हम चर्चा करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरणों के बारे में मैं बात करूं तो एक बात यहाँ पे आती है कि जो रासायनिक समीकरणें होती हैं, रासायनिक समीकरणें आपकी दो प्रकार की होती हैं। रासायनिक समीकरणें आपकी दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है रासायनिक समीकरण संतुलित और दूसरी होती है असंतुलित। पहली कौन सी होती है? संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरी होती है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलिए आइए हम इनके बारे में समझते हैं कि आखिर ये होते क्या हैं। तो संतुलित और असंतुलित के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ इसके बारे में। संतुलित रासायनिक समीकरणों में इन दोनों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें जो समीकरणें आपकी होती हैं, तो समीकरणों में आपकी दो चीजें होनी अनिवार्य होती हैं। और वो दो चीजें कौन सी होती हैं? पहली बात तो ये है कि इसमें अभिकारक का होना अति आवश्यक होता है, और यदि अभिकारक का होना आवश्यक है तो आपका उत्पाद भी बनना चाहिए। आपका अभिकारक और उत्पाद दोनों होने चाहिए। तो चलिए आइए हम देखते हैं अभिकारक और उत्पाद। तो सबसे पहले नंबर पे मैं देख पा रहा हूं कि जो अभिकारक, यानी कि यदि किसी अभिक्रिया को स्टार्ट करना है तो उससे पहले हमें किसी कच्चे माल की जरूरत होगी। उदाहरण तौर पे यदि मैं बात करूं तो जो मैं जैसे कपड़े पहने हूं, तो यदि कपड़ों की बात की जाए तो कपड़े जो होते हैं, तो उन कपड़ों को बनाने के लिए भी किसी कच्चे माल की जरूरत होती है। जैसे सूत, जैसे हमारे कपड़े जो सूत के बनाए जाते हैं, तो उनके लिए भी कच्चे माल की जरूरत होती है। तो कच्चे माल जब होंगे तभी तो हमारी जो है शर्ट बन पाएगी। इसी तरीके से हमारी किसी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए उसमें हमारे अभिकारक का होना जरूरी है। जैसे कपड़े बनाने के लिए कच्चे माल की जरूरत है, वैसे ही हमारी किसी अभिक्रिया के लिए हमारे अभिकारक का होना जरूरी होता है। ठीक, अब पहले नंबर पे हमारा हो गया अभिकारक और दूसरे नंबर पे हो गया हमारा उत्पाद। यानी कि हमारा यदि अभिकारक, यानी कि हमने कोई कच्चा मटेरियल यदि हमने यूज किया है तो कुछ ना कुछ बन के अवश्य आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद, यदि मैं रासायनिक समीकरण की बात करूं तो इसमें भी हमारा अभिकारक और उत्पाद बनेगा, और जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है इसमें भी हमारा अभिकारक और उत्पाद दोनों बनेंगे। दोनों होने चाहिए, एक तो अभिकारक होना चाहिए और दूसरा उत्पाद होना चाहिए। ठीक, अब आगे बात करते हैं। तो हमारा जो अभिकारक होता है, इन अभिकारक और उत्पाद का, अभिकारक और उत्पाद जो दो बातें हमारे पास में है, यदि हम संतुलित रासायनिक समीकरण को पढ़ रहे हैं तो इन दोनों की मात्रा दोनों में बराबर होनी चाहिए। और यदि मैं असंतुलित की बात करता हूं तो इन दोनों में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि ये बराबर ही हों। यही होती है संतुलित और संतुलित में, बस इतना सा ही अंतर होता है। ठीक, जैसे उदाहरण तौर पे मैं बता दूं कि यदि मैं यहाँ पे उदाहरण तौर पे यदि कोई एक पदार्थ लेता तो ले लूं कि सी, यदि ये है, मैंने समीकरण ली, तो यहां से मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पास में यहाँ पे दो चीजें इधर के, यानी कि जो इस एरो के इधर का जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम अभिकारक, और जो हमारे एरो के इधर का जो भाग होता है इसको बोलते हैं हम उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो इधर का हमारा जो है पोर्शन, इधर जो हमारे होंगे जितने भी लिखे होंगे एरो के इधर साइड में जो भी लिखे होंगे वो हमारे होंगे अभिकारक, और इधर वाले जो होंगे हमारे उत्पाद होंगे। ठीक है, तो इन दोनों में यदि मैं संतुलित करने की बात कहूं तो संतुलित कैसे किया जाएगा? तो संतुलित करने की हमारे पास में दो विधियां होती हैं। एक तो मैं इनको जो है परमाणु संख्या के आधार पर सॉल्व कर सकता हूं, और दूसरे नंबर में मैं परमाणु भार से मैं इसको संतुलित कर सकता हूं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखो यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास में ये क्या है? कार्बन। यहाँ पे आपको लिखा होगा सी, कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन जो है, तो यदि मैं बात करूं तो इधर
कार्बन जो है इस तरफ कार्बन की संख्या आपको कितनी दिख रही है? कार्बन की संख्या यदि मैं देखूं तो इधर बराबर की इधर देखूं तो कार्बन की संख्या हमारी कितनी है? 1। कार्बन कितने यहाँ पे यूज हो रहे हैं हमारे? 1। यानी कि अभिकारक में यदि मैं बात करूं कार्बनों की संख्या कितनी है तो 1 है। और मैं इसके बाद में दूसरा है हमारा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में कितने हैं? 2। ठीक है, इधर कितने हैं? 2। और इधर मैं बात करूं बराबर की इधर बात करूं तो इधर हमारा कितना है? ठीक, इधर कितने हैं कार्बन? 1 है। और इधर ऑक्सीजन भी, इधर कितने? तो यहां से मैं देख पा रहा हूं कि यदि मैं सी की कार्बन की बात करूं और या ऑक्सीजन की बात करूं तो दोनों तरफ जो हमारी मात्राएं हैं इनका भार जो है दोनों इनका जो औसत आ रहा है, जो इसमें प्रयोग किया जा रहा है मटेरियल है और उत्पाद है, दोनों की संख्या हमारी बराबर आ रही है। ठीक है, दोनों की संख्या हमारी इधर बराबर आ रही है। और ये मैं इधर की बात करूं तो यहां से देखिए C और प्लस हमारा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इधर से कोई भी ले सकता हूँ। इसकी मैं बात करूं तो इधर यहाँ पे देखते हैं तो क्या होता है? इधर हमारे कार्बन कितने हैं? कार्बन है हमारे 1। और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? ऑक्सीजन है हमारे पास में, इधर इनकी संख्या है 2। तो इधर देखते हैं कि, और इसके हम बराबर के उधर साइड में यानी कि उत्पादों की संख्या में देखते हैं तो इधर हमारे कार्बन कितने हो जाते हैं? 1 कार्बन हो जाता है, और इधर ऑक्सीजन भी 1 आ जाता है। तो अब यहां से देखते हैं कि हमारा इधर का और इधर का दोनों तरफ का जो हमारा इनकी संख्या है, क्या परमाणुओं की जो संख्या है दोनों तरफ क्या समान आ रही है? तो देखते हैं यहाँ पे दोनों की संख्याएं हमारी समान नहीं है, अतः ये हमारी जो है अभिक्रिया संतुलित नहीं है। ओके, ये हमारी अभिक्रिया यहाँ पे संतुलित नहीं है और ये वाली हमारी अभिक्रिया संतुलित है। तो एक तो मैंने यहाँ पे बात किया परमाणुओं की संख्या के आधार पे, मैंने बात किया यहाँ पे परमाणुओं की संख्या के आधार पे, और यदि मैं बात करूं यहाँ पे परमाणु भार के आधार पे इनको संतुलित करना तो कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पे अच्छा एक बात और यहाँ पे बता दूं, परमाणु संख्या के आधार पे जो मैंने सॉल्व किया है, ठीक, इसे हम एक और नाम से जानते हैं और इसको हम बोल सकते हैं एक आधार पे अनुमान विधि। इसको बोलते इस हम विधि को हम बोल सकते हैं क्या? कौन सी विधि? अनुमान विधि। तो ये हमारी विधि है अनुमान विधि। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं परमाणु भार के आधार पे, परमाणु भार के आधार पे यदि मैं इनको सॉल्व करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं? तो यहां से देखते हैं हम कि यहाँ पे हमारे इसी को मैं दोबारा से ले लूं तो क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों, अब यहां से मैं देखता हूं तो हमको भाई यहाँ पे परमाणु भार तो हमको पता नहीं है। तो परमाणु भार यदि नहीं पता है तो ये आपकी इधर साइड में जो दी गई ये सारणी है इसको इसीलिए बनाया गया है, और ये आपके लिए आपकी कक्षा 10 के पेपरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ तत्वों को लिखा है और उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों को लिखा है, जो आपके भी आने वाले पेपरों में इनकी आवश्यकता लगने वाली है। इसलिए कृपया इस सारणी को आप जरूर आप लिख के कृपया याद बहुत जरूरी है आपको करना, ठीक है? और याद करने के लिए आप इसको सिंपल एक तरफ से बैठने याद करोगे तो कभी नहीं याद कर पाओगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको सुबह शाम जैसे दवाई डॉक्टर देता है ना, क्या बोलता है बच्चा आपको सुबह खाना है और शाम को खाना है, तो ऐसे ही ऐसा नहीं, इसे ऐसे ही आपको भी मैं आपको दवाई के रूप में आपको ये दे रहा हूं कि आपको सुबह उठेंगे तो बढ़िया जो है 2-3 बार इसको नाश्ते में ले लेंगे। यानी कि नाश्ते में लेने का मतलब खाना नहीं है, आपको क्या करना है, इसको आपको याद करना है। ठीक, 2-3 बार में रिवाइज करेंगे, दोपहर में 2-3 बार में इसको रिवाइज करेंगे, शाम को करेंगे 2-3 बार में रिवाइज। ठीक, 2 से 3 दिनों के अंदर गारंटी है कि ये आपको लगभग में याद हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही होगी। जैसे मैं यहाँ पे बात करूं हाइड्रोजन की बात करूं, तो हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए इधर हमारा ये हाइड्रोजन का ये यहाँ पे प्रतीक कितना दिया है, हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है H। तो और लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है कि यहाँ पे हमारे पास 2 चीजें लिखी हैं, लेकिन इधर हमारा दोनों तरफ एक एक है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो मैं हीलियम को ले रहा हूं पहले, तो हीलियम को, तो यहाँ से हीलियम की मैं बात करूं तो हीलियम में क्या हो जाता है,
हीलियम में हमारा हो जाता है, इसका नाम है हीलियम, और इसका हमने यहाँ पे जो लिखा है 2He4 ये लिखा है हमने। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ये दो संख्याएं लिखी हैं, ये क्या है, तो देखते हैं क्या है। हमारे पास में जो ये लिखा गया है, तो ये हीलियम एक ये तत्व है, क्या है, हीलियम एक तत्व है। उसके बाद में हमारा जो यहाँ पे ये जो संख्या लिखी गई है, ये जो संख्या 2, ये जो संख्या 2 लिखी गई है, ये 2 हमारा क्या है, परमाणु क्रमांक, क्या है, परमाणु क्रमांक। ओके, उसके बाद में जो हमारा यहाँ पे He दिया है, He क्या है, He क्या है, इस तो आपको सबको पता होगा, ये संकेत है, ये क्या है, ये प्रतीक है, ये क्या है, तत्व का प्रतीक, तत्व का प्रतीक। और उसके बाद में हमारा यहाँ पे जो लिखा गया है 4, ये 4 क्या है, ये 4 है इस तत्व का परमाणु भार, क्या है, इस तत्व का परमाणु भार। अच्छा, पहले देखते हैं परमाणु भार होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे आपको जो है परिभाषा लिख के पहले से बताई हुई है कि कार्बन के भार के 1/12वें हिस्से को, कार्बन के भार के 1/12वें हिस्से को परमाणु भार कहा जाता है। ठीक है, कार्बन के भार के 1/12वें हिस्से को परमाणु भार कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो लिखा हुआ है, तो इसमें हमारा जो ये हमारे प्रतीक के जो इधर साइड में जो लिखी हुई संख्या है, वो हमारी है परमाणु क्रमांक, और उसके बाद में जो हमारी इसके ऊपर लिखी गई है वो है परमाणु भार। तो इस परमाणु भार को आपको याद करना बहुत ही आवश्यक है। अच्छा, यहाँ से आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही होगी ये कि यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे 4 लिखा है, यानी कि जितने हमारे परमाणु क्रमांक होते होंगे उनका जस्ट डबल हो जाता होगा परमाणु भार, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। आप आगे देखेंगे, आगे यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ पे इसका जो है फास्फोरस है, फास्फोरस का हमारा परमाणु क्रमांक कितना है, 15 है, और परमाणु इसका भार कितना है, 31 है, 31 है। ठीक, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका यदि हमारा परमाणु क्रमांक यदि हमारा 10 है तो उसका परमाणु भार हमारा 20 ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे हम, इनको जो है इसको विधिवत थोड़ा सा समझ के थोड़ा सा ठीक तभी याद करेंगे। आपको फिलहाल आपको याद करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी यदि आपने इसको टेबल को पहले से याद किया है। आपको पहली बात तो आपको याद होनी चाहिए कि हमारा जो है तत्व कौन सा है और उसका परमाणु क्रमांक कितना है। तो आपको परमाणु क्रमांक तो आपको आने चाहिए, यदि नहीं आते हैं तो अभी आपके पास टाइम है, तो कृपया करके जल्दी से इसको याद कर लेंगे। ठीक है, इसको याद करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो हमारे पास में ये इधर की जो संख्या नीचे की लिखी गई है वो हमारी परमाणु क्रमांक है, और ऊपर की संख्या हमारी है परमाणु भार। ठीक है, तो यदि मैं परमाणु भार के आधार पे मैं इसको सॉल्व करूं, इस समीकरण को सॉल्व करूं, तो क्या आ जाएगा, तो देखिए हमारा कार्बन है और इस कार्बन का हमारा परमाणु भार कितना आ रहा है, कार्बन का हमारा परमाणु भार आ रहा है 12। कितना आ रहा है, 12। तो यहाँ पे कार्बन की जगह पे लिख देंगे हम 12, और फिर उसके बाद में हमारे पास में ऑक्सीजन का कितना आ रहा है, 16। कितना आ रहा है, 16। तो यहाँ पे हो जाएगा 16, और कितने हैं, 2। और इधर साइड में हमारा हो जाएगा, इधर साइड में कार्बन का कितना हो जाएगा, कार्बन का वही हो जाएगा, कहाँ पे गया ये, 12। कार्बन का इधर भी 12 हो जाएगा, और प्लस साथ में क्या हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 16 और गुणे 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इधर सॉल्व करेंगे तो 16 दूनी 32, 32 और 12, 32, 16 दूनी 32, और इधर हो जाएगा 12, और वैसे इधर भी हो जाएगा 12 प्लस 32। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो इधर आपको देखा जाए तो यहाँ पे दोनों तरफ संख्या हमारी बराबर है, ये देखिए, और फिर दोनों तरफ आपका RHS यानी कि दोनों तरफ का हमारा LHS और RHS आपका बराबर है, इसलिए ये हमारी जो है कौन सी अभिक्रिया है, संतुलित अभिक्रिया है। कौन सी है, संतुलित अभिक्रिया। यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन का हो जाएगा हमारा 12, कार्बन का हो जाएगा 12 और इसका 16 गुणे 2, और इधर हो जाएगा 12 प्लस 16, 12 प्लस 16। ठीक, तो इधर हो जाएगा 16 दूनी 32, 12 प्लस 32
और इधर हो जाएगा 12 और 16, 6 2 8 और 2 28, इधर हो जाएगा 44 और इधर हो जाएगा 28। क्या इधर आपको दिख रहा है दोनों तरफ आपके इधर उत्पाद का जो है परमाणु भार और इसका जो है इसका उत्पाद का परमाणु भार और अभिकारक का परमाणु भार क्या आपको बराबर दिख रहा है? यहाँ पे हमको दोनों तरफ बराबर नहीं दिख रहा है, ठीक। इसलिए हमारा जो है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको रासायनिक समीकरणों को आप दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इस दोनों तरफ से आप दो तरीकों से आप बैलेंस कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपको बताया गया है। एक तो अभिकारक से, एक तो हम इसको अभिकारक की परमाणु भार या परमाणु संख्या से या फिर परमाणु भार से। आपका जो है परमाणु भार और परमाणु संख्या दोनों तरीकों से आपको संतुलित करना सीख गए होंगे। आशा है कि आप अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। और अपने जो है आप लोगों में थोड़ी सी एक शिकायत ये पाई जाती है कि आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसको जो है थोड़ा सा अपने साथी मित्रों की भी हेल्प किया करें और इसको वीडियो को शेयर कर दिया करें कृपया करके, ठीक है। तो जैसे जिससे कि हमारी जो है वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और लोग इसके जरिए सीख सकें और हमको भी पता लगे कि हमने आपको कैसे बताया है और आगे से आगे हम अच्छा आपको जो है अच्छी वीडियो के माध्यम से आपको बेहतर ज्ञान देने का लगातार प्रयास करते रहें, ठीक। तो चलिए, धन्यवाद। आपको जो है हमें लगता है शायद जो है आपने बेहतर तरीके से समझा होगा और शायद हमने बताया होगा, ठीक है। तो कृपया करके जो है इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कृपया करके इसको आप लर्न जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो जो आपके अभी पेपरों में काम देने वाला है। ओके, धन्यवाद।